वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अपन ने देखा था वेरियस टाइप ऑफ जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल, चाहे बैंक है, वो सारे रिसोर्सेज अपन ने देखे थे कि कौन कौन सी बैंक किस किस तरह की स्कीम के थ्रू नए बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड करवाती है। उसी कंटिन्यूशन में जो अपना चैप्टर था 12, उस 12 में 12.1 चैप्टर था, जो टॉपिक था वेरियस इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग लोन फॉर एसएसआई। अब हम सेकेंड टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है various types of loan available, various types of loan available to any type of entity। मतलब कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था है, कोई भी यदि व्यक्ति जो इंडिविजुअल है या फिर कोई भी संस्था है जो लोन के लिए अप्लाई करती है, संस्था कुछ भी हो सकती है, कोई इंडस्ट्री है, कोई बिजनेस में, कोई कॉर्पोरेट है, वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तो ब्रॉड कैटेगरी अपन देखें तो ब्रॉड कैटेगरी में जो लोन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक लोन होता है बिजनेस के लिए यानी कि व्यापार के लिए, और एक होता है व्यक्तिगत। व्यापार और व्यक्तिगत में क्या फर्क है? व्यक्तिगत आदमी लोन लेता है अपने निजी कारणों के लिए। निजी कारण क्या हो सकते हैं? जैसे कि वो होम लोन हो सकता है या घर बनाने के लिए, वो पर्सनल लोन हो सकता है किसी एक घर में, जैसे कोई शादी है या ब्याह है या ऐसा कोई पर्सनल रीजन है उसके लिए, या वो ऑटो लोन हो सकता है यानी कि कोई गाड़ी खरीदनी है उसके लिए कोई लोन हो सकता है, या फिर कोई मेडिकल लोन हो सकता है, या एजुकेशन लोन हो सकता है, एजुकेशन लोन। तो ये सारे इस तरह के जो लोन होते हैं ये व्यक्तिगत कारणों से लिए जाते हैं, और एक व्यक्तिगत इंसान या व्यक्तिगत आदमी के द्वारा इन लोन के लिए अलग अलग जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें अप्लाई किया जाता है, वहां से लोन लिया जाता है। इन लोन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये लोन हमेशा इंडिविजुअल प्रोफाइल के हिसाब से, यानी कि जो व्यक्तिगत आदमी है उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है उसके हिसाब से इनको दिया जाता है। और यूजुअली जो है इसके लिए आपको कोलेट्रल यानी कि कोई ना कोई सिक्योरिटी आपको यूजुअली देनी होती है। सिक्योरिटी का मतलब जैसे कि आप मकान गिरवी रखते हो, जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी मोर्टगेज करवा दी तो मोर्टगेज के जैसे आपने लोन ले लिया, उस टाइप का। अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे व्यापार की यानी कि बिजनेस लोन्स की। बिजनेस लोन्स यूजुअली क्या होता है, किसी न किसी इंडस्ट्री के लिए लिए जाते हैं। हो सकता है ये इंडस्ट्री अपन नया एस्टेब्लिश कर रहे हो, न्यू हो, या हो सकता है ये कोई एग्जिस्टिंग या रनिंग इंडस्ट्री हो। इन दोनों में से कोई भी टाइप की इंडस्ट्री या कोई भी टाइप का बिजनेस है वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तो जब नई इंडस्ट्री यूजुअली जब लोन के लिए अप्लाई करती है तो उनको काफ़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि उनके पास में एग्जिस्टिंग जो एक तरीके से कहते हैं जो बैलेंस शीट नहीं होती उनके पास में दिखाने के लिए कोई टर्नओवर नहीं होता। बैंक या कोई भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन दे रहा है वो किस बेसिस पे उनको लोन दे, कुछ ना कुछ तो उनको भी इंश्योरेंस चाहिए ना, कभी हमारे पैसे वापस आएंगे। तो यूजुअली नए आदमी जो होते हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा इनके लिए, गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, नए बिजनेस के लिए हमेशा कुछ ना कुछ स्कीम्स लेके आती है। जैसे कि अपने क्रेडिट गारंटी की स्कीम देखी थी जो CGTMC करके थी, उसमें बेसिकली यही था कि बैंक्स नए नए जो बिजनेस है उनको लोन देते थे, और जो गवर्नमेंट है वो बैंक्स को उनके लिए सिक्योरिटी, मतलब एक तरीके से बोल तो एक क्रेडिट की गारंटी देते थे। और जो एग्जिस्टिंग जो रनिंग जो बिजनेस होते हैं उनको लिए लोन लेना, या जिसको बोलते हैं, वो बैंक से या किसी भी दूसरी इंस्टीट्यूशन से लेना काफ़ी ईजी होता है। क्यों? क्योंकि बैंक्स को पता होता है कि ये इतनी बड़ी कंपनी है, इतने का ये बिजनेस कर रही है, इतने का इनका टर्नओवर है, तो ये लोन चुकाने के काबिल है। ठीक है। अब जब भी कोई एग्जिस्टिंग या कोई भी नया जो वेंचर, जो कोई भी इंडस्ट्री है या कोई इंडिविजुअल है जो लोन के लिए अप्लाई करता है, तो अलग अलग तरीके के लोन उसके पास में अवेलेबल होते हैं। इनकी अपन अब अलग अलग तरीके के लोन्स देखेंगे कि लोन के अलग अलग टाइप क्या है। ये यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोन अपन ने लिस्ट कर रखे हैं। उसमें सबसे पहला है टर्म लोन, एक नंबर पे है टर्म लोन, फिर है स्टार्टअप लोन, फिर है वर्किंग कैपिटल लोन, फिर है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी फॉर SME, फिर इनवॉइस फाइनेंसिंग, इक्विपमेंट फाइनेंसिंग, बिजनेस क्रेडिट कार्ड, ओवरड्राफ्ट और मर्चेंट केस एडवांस। ये अलग अलग टाइप के लोन्स होते हैं बेसिकली, जो किसी भी इंडिविजुअल या इंडस्ट्री के अवेलेबल हो सकते हैं। इसको अपन अब डिटेल में देखेंगे कि कौन सा लोन में क्या कंडीशंस होती है, किस तरीके से मतलब इसको अवेल करवाया जाता है, मतलब इनकी अलग, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करें टर्म लोन की, तो टर्म लोन सबसे कॉमन, जो सबसे यूजुअली जो बिजनेस जो इंडस्ट्रीज होती है वो हमें सबसे बेसिकली जो होता है वो टर्म लोन के लिए अप्लाई करती है।
जो टर्म लोन का सीमा से मतलब होता है कि कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, कुछ समय सीमा इसमें निर्धारित होती है, उस समय सीमा के लिए टर्म लोन अप्लाई किया जाता है। और जो कितना पैसा मिलेगा वो हमेशा बिजनेस की जो क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट मतलब बिजनेस मतलब जो जो इंडस्ट्री है उसने कितना आज तक व्यापार किया है उस पर डिपेंड करता है, या फिर आज तक उसने कितने लोन लिए, कितने लोन टाइम पे चुकाए हैं उस पर डिपेंड करता है। जो टर्म जो अपन कहते हैं यानी कि जो इसकी जो अवधि है वो 1 से 5 साल से लेके 15 से 20 साल तक की हो सकती है। ठीक है। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि टर्म लोन जो होता है हमेशा किसी न किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए लिया जाता है। स्पेसिफिक पर्पज बोले जैसे कि मान लो मैं फ्लाई की इंडस्ट्री खोल रहा हूँ, तो उस इंडस्ट्री में मेरे को कुछ जैसे कोई मशीन परचेज करनी है, और ये जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि आपको ऐसी कोई मशीन या कोई उपकरण या फिर कोई ऐसी कोई जो परमानेंट चीज जो है वो खरीद रहे हो, उसके लिए यूजुअली ये टर्म लोन काम में लिया जाता है। और ये स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है, कोई जनरल पर्पज नहीं होता, स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है। और जो जो अमाउंट जो होता है जो बैंक डिसबर्स करती है, मतलब जो आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है, जो एक्चुअल कॉस्ट है उसका लगभग 100% कोई हर बैंक आपको फाइनेंस कर देती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखें, जैसे मैंने फ्लाई एश ब्रिक्स के प्लांट की बात की, उसमें से जैसे मान लो मेरे को प्लांट में जो ईंट जो ब्रिक्स है उसको मैन्युफैक्चर करने की मेरे को इंस्ट्रूमेंट पूरा खरीदना है, मान लो उस इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट है मेरी 50 लाख रुपए। तो बैंक को यदि मैं ये प्रपोजल सबमिट करता हूँ तो बैंक मेरी क्रेडिट हिस्ट्री देख के या फिर मैं कोई कोलेटरल दे रहा हूँ उस हिसाब से मेरे को 50 लाख या 50 लाख रुपए का लोन 5 से 10 साल तक के लिए दे सकते हैं। तो ऐसा जो लोन होता है इसको अपन बोलते हैं टर्म लोन। ठीक है सर। फिर अपन नेक्स्ट लोन देखते हैं, वो है स्टार्टअप लोन। ये स्टार्टअप लोन हमेशा क्या न्यू बिजनेस वेंचर जो होते हैं, जैसे कि आपने कोई एक नया इनोवेशन किया है, कोई नया आपके पास में इनोवेटिव आइडिया है, जैसे कोई इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से रिलेटेड ईवी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, या कोई एग्रीकल्चर प्रॉब्लम है उसको रिलेटेड है, या कोई ऑनलाइन जो आपकी कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, या कोई भी ऐसी कोई भी आपका जो इनोवेटिव का नया जो आइडिया है जिसको आप एक बिजनेस के तौर पर उसको चलाना चाहते हो, तो उसके लिए जो लोन मिलता है उसको बोलते हैं स्टार्टअप लोन। तो ऐसे जो लोन होते हैं उनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं हो सकती, कैसे होगी, हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो पहली बार मतलब अपनी जो आइडिया है उसको मोनेटाइज कर रहे हैं, पहली बार उसको एज ए बिजनेस की तरह काम में लेते हैं, इसलिए इनके पास में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती। तो जब भी ऐसे लोन कोई भी जो बोरोवर या कोई लेंडर होता है, लेंडर मतलब जो लोन देने वाला है, जब भी वो ऐसे लोन एक्सेप्ट करता है या सिक्योर करता है, तो हमेशा वो उसकी आइडिया, सबसे पहले तो उसके आइडिया को देखता है कि ये कितना फिजिबल है, और दूसरा जो इंडिविजुअल पर्सन है, जो व्यक्ति जो ये स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, उसकी इंडिविजुअल की क्रेडिट प्रोफाइल देखी जाती है कि वो इंडिविजुअल आदमी है, वो ईमानदार है कि नहीं, उसने टाइम पे कभी लोन चुकाया है कि नहीं, या लिया है तो चुकाया है कि नहीं चुकाया है। तो इंडिविजुअल प्रोफाइल पे ये काम में आता है। तो स्टार्टअप लोन बेसिकली क्या है कि जो नया कोई बिजनेस चालू करना चाहता है, कोई नया कोई उसके पास में इनोवेटिव आइडिया है, कोई नया इनोवेशन है, और उस इनोवेशन पे कोई नया स्टार्टअप करना चाहता है, वो स्टार्टअप चाहे वो आईटी से रिलेटेड है, चाहे ईआईसी से रिलेटेड है, या फिर चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग या किसी भी सर्विस से रिलेटेड है। ठीक है, एक नया आइडिया है जिसको वो एक बिजनेस का रूप देना चाहता है, तो ऐसे जब लोन लेते हैं तो उनको स्टार्टअप लोन बोलते हैं। फिर इसके बाद में वर्किंग कैपिटल लोन। अब ये वर्किंग कैपिटल लोन क्या होती है, नाम से ही पता पड़ रहा है कि आपको वर्किंग के लिए यानी कि आपके डे टू डे बिजनेस के लिए, किसके लिए, डे टू डे बिजनेस के लिए जब आपको कोई अमाउंट चाहिए होता है तो उसको बोलते हैं अपना वर्किंग कैपिटल। कि मान लो कोई स्मॉल बिजनेस है, उसके क्या, जैसे कि मान लो एक, जैसे कि मैं फ्लाई एश वाला ही आपको एग्जांपल दूं, फ्लाई एश ब्रिक प्लांट का ही सपोज करो, मैं फ्लाई एश ब्रिक बना रहा था, रोज की मैं 5,000 ईंटें सेल कर रहा था। एक दिन क्या हुआ, मेरे पास में कोई बहुत बड़ा ग्राहक आया, उस ग्राहक ने बोला कि मेरे को रोज की 20,000 ईंटें चाहिए, लेकिन मेरी जो बिजनेस प्रोफाइल है यानी कि मेरी जो क्रेडिट प्रोफाइल है कि मेरे पास में इतने पैसे नहीं है कि मैं 20,000 का रॉ मटेरियल खरीद सकूं। तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जो मेरे को एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, वो पैसे मैं एज ए वर्किंग कैपिटल के रूप में बैंक से लेता हूँ। ये यूजुअली लोन जो है, ये जो एग्जिस्टिंग जो बिजनेस होते हैं, स्मॉल बिजनेस होते हैं, वो लोग लेते हैं जिनको मतलब डेली टू डेली बिजनेस है, उसको ऑपरेट करने के लिए आपको कैश अमाउंट चाहिए। जैसे मैंने बोला, जैसे कि मेरे को रॉ मटेरियल खरीदना, जैसे कि मान लो चूना चूना है, रोड़ी बजरी जो भी खरीदनी है, उसके लिए तो मेरे को कैश पैसे चाहिए। तो उन कैश पैसों के लिए जो मैं लोन लेता हूँ उसको बोलते हैं हमेशा वर्किंग कैपिटल लोन। ठीक है, ये बेसिकली कैश फ्लो को जनरेट करने के लिए काम में आता है। और ये जो लोन होते हैं यूजुअली ये बहुत ही शॉर्ट टर्म होते हैं, कि जैसे ही आपका वो, जैसे कि मैंने मानो ईंटें बना के मैंने बेच दी, वो बेचते ही जो पैसा आएगा मैं पैसा आते हाथों हाथ इसको चुका दूंगा। तो वर्किंग कैपिटल लोन बेसिकली क्या होता है, डे टू डे बिजनेस यानी कि दैनिक जो तुम्हारे जरूरत है कैश की, उसको पूरा करने के लिए ऐसे इस टाइप के लोन लिए जाते हैं। फिर आता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। नाम से ही पता पड़ रहा है कि जब आपकी कोई बिजनेस है, उस बिजनेस के पास में मान लो आपके पास में कोई प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी है आपकी, इमूवेबल प्रॉपर्टी बोले जैसे आपके नाम पे कोई प्लॉट है या आपके नाम पे कोई जमीन है, उस जमीन के कोलेट्रल रख के आप कोई दूसरा नया ऐसा कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसके अगेंस्ट आप लोन लेना चाहो,
मान लो आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, जैसे आपके पास मान लो आपने कोई जैसे ब्रिक बढ़ाने की आपने एक प्लान डाल रखा है, अब आप चाहते हो कि एक नहीं मैं तो 2 प्लान डालूंगा, तो दूसरे प्लान डालने के लिए आपको अलग से लोन चाहिए, तो आप कह रहे हो मेरे पास लोन के लिए सिक्योरिटी क्या है, तो मैं सिक्योरिटी के रूप में एक प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। तो जो किसी भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो लोन होता है उसको ये सिंपल ये काफ़ी इजी इजी सबसे इजी तरीके से लोन मिल जाता है, क्योंकि आपने इसमें सिक्योरिटी जमा करा रखी होती है। तो आप बेसिकली आपकी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज हो जाती है और आपको फंड मिल जाते हैं किसी भी काम के लिए जो आपके जैसे जो बिजनेस पर्पज है उसके लिए। इसके लिए आपके पास में ऑब्वियसली रेजिडेंशियल या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी का होना जरूरी होता है। फिर आता है इनवॉइस इनवॉइस फाइसिंग। ये काफ़ी नोवल तरीका है, काफ़ी नया तरीका है, काफ़ी इनोवेटिव तरीका है कोई फाइनेंस करने का। नया तरीका है, कोई इनोवेटिव तरीका अपन बोल सकते हैं। कैसे? सिंपल भाषा में देखें तो जब भी आप कोई चीज़ बेचते हो या खरीदते हो, तो जब आप बेचते हो तो आप क्या करते हो, हमेशा एक ना रिसिप्ट देते हो बेचने की, है ना, कि बोले इस आदमी को मैंने इतने इतने, जैसे कि आपने एक आदमी, जैसे मैं फ्लाई एक्स ईट की बात करूँ, जैसे मैंने एक आदमी को 10,000 ईंटें दी और उसका 40,000 रुपये का बिल बना, ठीक है। अब यूजुअली क्या होता है, जब भी बिजनेस की बात आती है तो कभी भी पैसे ऑटोमेटिक या हाथों हाथ ट्रांसफर नहीं होते हैं। यूजुअली 7 दिन का डिले, 7 दिन का या 1 महीने का डिले होता है पैसे में। जब भी एक फर्म दूसरे फर्म को पैसे देती है तो कुछ ना कुछ डिले होता है अमाउंट में। तो सपोज करो मेरे पास में ऐसे बहुत सारे बिल है, ये बिल जो है जो आगे वाले आदमी ने अभी तक पैसे जमा नहीं करवाए मेरे पास में, ठीक है, पैसे जमा नहीं करवाए हैं, पैसे ड्यू है उनके, ये बिल सारे क्या है, उनके ड्यू है। तो इन बिलों के अगेंस्ट मैं किसी भी कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाके इन बिलों के अगेंस्ट में लोन ले सकता हूँ कि भाई मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक ये देखेगी कि आपकी ये बिल ड्यू है, इसका मतलब ये सामने वाला आदमी आपको पैसे देगा ही देगा, तो वो पैसे जब देगा तब आप उसको वापस चुका दोगे। तो इस टाइप की जो लोन होते हैं उसको बोलते हैं इनवॉइस फाइनेंसिंग। ये काफी नोवल तरीका है और काफी इनोवेटिव तरीका है कि जब भी आपका जो पेमेंट जो जैसे आपको मिल रहा है, जो भी पेमेंट है, जैसे मान लो आपने आज माल बेचा है और आपको 1 महीने बाद पेमेंट मिल रहा है, लेकिन आपको उस 1 महीने के अंदर यदि पैसों की जरूरत है, ठीक है, इमीडिएट, जैसे आपको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जरूरत है या फिर कोई सैलरी, जैसे कोई वर्कर है या लेबर है उनकी सैलरी आपको देनी है, आपको इमीडिएट पैसे की जरूरत है, तो आप इस इनवॉइस फाइनेंसिंग के थ्रू वो बिना किसी कोलेटरल के या बिना किसी दूसरी सिक्योरिटी के आप ये लोन ले सकते हैं। फिर आता है इक्विपमेंट फाइनेंसिंग। ये सिंपली नाम से ही पता पड़ रहा है कि कोई भी बिजनेस है जो अपने इक्विपमेंट या कोई भी मशीनरी खरीदने के लिए लोन लेता है, ठीक है। जब भी आपको कोई बहुत बड़ा कॉस्टली इक्विपमेंट खरीदना है, जैसे मैंने बताया था, जैसे जो ब्रिक मेकिंग का कोई प्लांट है वो 50 लाख का, या कोई बड़ा प्लांट है तो 1 करोड़ का आ रहा है, तो इतना बड़ा अमाउंट एक साथ बिजनेस के पास अवेलेबल नहीं होता। तो इतने बड़े अमाउंट के लिए जब उसको कोई मशीनरी या स्पेसिफिक कोई मशीनरी जिसको बोलते हैं, कोई जैसे कोई मोटर खरीदनी है या कोई जेसीबी खरीदनी है या फिर कोई ऐसा कोई ऑटोमोबाइल का वो खरीदना है, तब ऐसे पर्पज के लिए जो लोन लिया जाता है उसको बोलते हैं इक्विपमेंट फाइनेंसिंग। तो इक्विपमेंट फाइनेंसिंग में जो जो कोलेटरल होता है, जो जिसको अपन सिक्योरिटी की बात करें, मतलब कोई भी लोन होता है उसके अंदर कोई ना कोई सिक्योरिटी होती है, तो सिक्योरिटी ये इक्विपमेंट खुद होता है कि जब, जैसे कि एक आपने जैसे गाड़ी जब आप फाइनेंस करवाते हो, जब जब भी आप गाड़ी फाइनेंस कराते हो, आपने देखा होगा कि गाड़ी के फाइनेंस में जो सिक्योरिटी होती है वो गाड़ी खुद होती है ना। तो वैसे ही ये इस टाइप का ये लोन होता है कि आप एक नया इक्विपमेंट खरीद रहे हो और उस इक्विपमेंट की सिक्योरिटी क्या है, वो इक्विपमेंट खुद है। कि मान लो यदि आपने टाइम पे लोन पेमेंट नहीं किया तो मतलब जो भी लेंडर है वो आपकी इस जो इक्विपमेंट है उसको अपने कब्जे में ले सकता है, ठीक है ना। तो ये टर्म बेसिस पे होता है। इसकी इंटरेस्ट रेट जो होती है वो यूजुअली क्या होती है, इस टाइप के जो लोन होते हैं उनकी इंटरेस्ट रेट क्या होती है, यूजुअली कम होती है। क्यों? क्योंकि इनकी सिक्योरिटी जो है काफी स्ट्रांग है ना, इसलिए। फिर बात करें अपन बिजनेस क्रेडिट कार्ड की, तो ये कुछ कुछ अपने, यदि आप गाँव में देखते होंगे तो केसीसी आपने देखा होगा, किसान क्रेडिट कार्ड, ये कुछ कुछ वैसा ही है, किसान क्रेडिट कार्ड के जैसा कुछ कुछ है। कैसे? इसमें क्या होता है, जो कोई भी बिजनेस है, जैसे मान लो किसी बैंक के साथ उसके कुछ फाइनेंशियल रिलेशन है, मान लो जैसे मेरी कोई फर्म है, उस फर्म का पीएनबी बैंक में मेरा अकाउंट है, तो पीएनबी बैंक यूजुअली क्या कहता है, जब मेरे को किसी कभी फास्ट कैश की जरूरत है, फास्ट कैश की मतलब जैसे मेरे को इमीडिएटली किसी को पेमेंट करना है या फिर मेरे को इमीडिएटली कोई पैसों की जरूरत पड़ गई, उस टाइम पे ये बिजनेस का क्रेडिट कार्ड है, ये थोड़ा काम में आ जाता है कि आप इमीडिएटली पैसे विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और आप जैसे क्रेडिट कार्ड में, जैसे क्रेडिट कार्ड में होता है, जैसे कि आपने पहले खर्चा कर दिया, क्रेडिट कार्ड में होता है ना, जैसे आप क्रेडिट कार्ड जो होते हैं उसमें आपने पहले आप खर्च करते हो, फिर हर महीने आपका एक बिल जनरेट होता है और उस बिल को आपको स्पेसिफिक डेट से पहले पहले आपको जमा करवाना होता है। तो ये बिजनेस क्रेडिट कार्ड भी ऐसा ही, बस फर्क इतना है कि बिजनेस क्रेडिट कार्ड जो है इसका जो लिमिट होती है वो यूजुअली क्या होती है, ज़्यादा होती है,
ठीक है, तो लिमिट ज़्यादा होती है, आप इसमें से पैसे अमाउंट आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो, आप किसी को पेमेंट कर सकते हो, और जब आप 1 महीना आपका पूरा हो जाता है, जब आपका बिलिंग साइकिल चालू होता है, तो आपको वापस पेमेंट करना होता है। तो ये क्रेडिट कार्ड के जैसा ही है कुछ-कुछ। और यूजुअली ये शॉर्ट टर्म कैश की जब ज़रूरत होती है आपको, तब ये काम में आता है, लेकिन यूजुअली बिज़नेस जो लोग होते हैं, उनके लिए ये इतना किफ़ायती, आप इसको बोलते हैं फ़ायदेमंद नहीं होता, मतलब इतनी ज़रूरत उनको नहीं पड़ती, ये उनका लास्ट ऑप्शन होता है। ठीक है ना? फिर आता है ओवरड्राफ्ट। यदि आप कभी बैंक गए हो, बैंक में आपने कभी एफडी करवाई हो, तो आपको बैंक में आपको हमेशा इस एफडी के अगेंस्ट आपको ओवरड्राफ्ट मिलता है। एफडी के अगेंस्ट आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। या फिर कभी आपने देखा होगा, कभी आपने करंट अकाउंट खुलवाया हो बैंकों में, तो आपके करंट अकाउंट में भी आपके पास में ओडी की फैसिलिटी है। ओडी का मतलब क्या है कि मान लो आपके अकाउंट में सिर्फ 4 लाख रुपए ही पड़े हैं, लेकिन आपको जरूरत है 5 लाख रुपए की। तो यदि आपका करंट अकाउंट है, तो आप, या फिर आपके पास में कोई एफडी ऐसे कुछ है, तो आप उसमें ओवरड्राफ्ट, यानी कि आप ज्यादा पैसे निकाल सकते हो। 4 लाख है लेकिन आप 5 लाख निकाल सकते हो, और कुछ टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आपको ये एक्स्ट्रा पैसे पे करने होते हैं। तो ये जो फैसिलिटी होती है ओवरड्राफ्ट की, ये किसी न किसी कोलेटरल के अगेंस्ट होती है, किसी न किसी कोलेटरल के अगेंस्ट होती है। जैसे कि मान लो आपके पास में बैंक में आपकी एफडी है, या फिर आपके बैंक के साथ क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो बहुत अच्छी है, तब आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी यूजुअली मिलती है। ठीक है, और जो ओवरड्राफ्ट की जो लिमिट है वो हमेशा फिक्स होती है। वो लिमिट डिपेंड करती है आपकी इंडिविजुअल प्रोफाइल पे डिपेंड करती है, या फिर आपने कोलेटरल या सिक्योरिटी जो है, जैसे कि आपने 10 लाख की एफडी जमा करवा रखी है, तो आपको मैक्सिमम 5 लाख की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। मान लो आपने 1 करोड़ की एफडी जमा करा रखी, तो भी इस बात है आपको 50 करोड़ या इससे ज्यादा की आपको ओडी की लिमिट मिल सकती है। फिर इसके बाद में आता है मर्चेंट कैश एडवांस। ये भी एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का मेथड है फाइनेंसिंग का, या एक तरीके से लोन का टाइप है, जिसमें क्या होता है कि आपको कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, ठीक है ना, तो आपके डेबिट कार्ड जैसे सेल्स है, कोई डेबिट कार्ड जैसे डेबिट कार्ड में आपके कैसे वो होता है, आपने खाते में पैसे जमा करा रखे, तो आप कार्ड के थ्रू उसको पेमेंट करते हो, है ना। तो लेकिन इसमें जिसके जैसे उल्टा होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपने जो एडवांस लिया है डेबिट, जो एडवांस डेबिट किया है, वो आपको वापिस आपको जमा करवाना होता है, ठीक है ना। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि डेली जो सेल्स होती है आपकी, जो डेली सेल की जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, ये उसके अगेंस्ट ही होता है ना। कि द एडवांटेज ऑफ मर्चेंट कैश एडवांस दैट द पर्सन हैज टू पे एज पर द डेली सेल्स। मतलब आपने रोज डेली कितनी सेल की है, आपको उतना पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, है ना। ये थोड़ा सा क्रेडिट कार्ड आपको लग रहा होगा कि क्रेडिट कार्ड जैसा नहीं है, क्रेडिट कार्ड जैसा नहीं है। इसमें फर्क क्या है कि इसमें आपको डेली पेमेंट करना होता है, कि आपने डेली कितनी सेल की है, उतना का उतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए इसको बोलते हैं मर्चेंट कैश एडवांस। मतलब आपने डेली कितना बिजनेस किया या कितनी सेल की, उतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। कि मान लो आज, जैसे कि आज आपने 10,000 की सेल की, तो हो सकता है आपको 5,000 रुपये जमा करवाने पड़े, और यदि आपने कल 5,000 की सेल की है, तो हो सकता है आपको 2,500 जमा करवाने पड़े। तो ये डिपेंड करता है डेली टू डेली सेल पे, कि आपकी रोज कितनी सेल हो रही है, उतना ही आपको अमाउंट जमा करवाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, अपने ये वीडियो अपना यहाँ समाप्त होता है। तो बेसिकली अपन ने 2 वीडियोस मैंने अपलोड किए। जो पहला वीडियो था, फर्स्ट वीडियो था, उसमें अपन ने डिफरेंट सोर्सेज देखे थे, क्या क्या सोर्सेज है फाइनेंस के एसएसआई के लिए। और अपना जो सेकेंड वीडियो है ये, इस वीडियो में अपन ने देखे लोन्स के टाइप क्या क्या है। तो इस तरह अपना जो टॉपिक है 12.1 और 12.2, उसको अपन ने ढंग से देखा। और 12.1 टॉपिक में एक बार फिर आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जो जो लिंक मैंने प्रोवाइड किए थे, और लिंक नहीं तो उसके अलावा भी आप इंटरनेट पे जाइए, और हर एक मिनिस्ट्री की, हर एक डिपार्टमेंट की, हर एक स्कीम की एक वेबसाइट है, और उस वेबसाइट पे बहुत ही बढ़िया तरीके से हर चीज का प्रोसीजर, उसकी एलिजिबिलिटी, उसका कौन अप्रूविंग अथॉरिटी है, कौन कितना अमाउंट सेक्शन होता है, सब कुछ बढ़िया तरीके से समझा रखा है। तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके इन स्कीम्स की बहुत बढ़िया तरीके से आप जानकारी ले सकते हो। इसके अलावा भी यदि आपको जानकारी और डिटेल में चाहिए होती है, तो आप जिला उद्योग केंद्र जो होता है हर जिले में, वहाँ पे एक हेल्प डेस्क बनी होती है, वहाँ जाके संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। और जिला उद्योग केंद्र वाले ये यूजुअली कॉलेज में आके वर्कशॉप वगैरह भी करवाते हैं। फिर इसके बाद में एमएसएमई डिपार्टमेंट वाले होते हैं, उनकी भी एक हेल्प डेस्क की वो ऑफिस बने होते हैं, वहाँ पे जाके भी आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और इनके द्वारा बहुत सारे अवेयरनेस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई जाती है, और उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इस तरह से आप जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल करवाने के जितने भी मेथड है, आप उनके बारे में जानकारी ले सकते हो। तो ये वीडियो यहीं खत्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।